C26 द हंट। देखने के मंचों पर सैम और इन दोनों की लड़ाई से दर्शक भी कम निराश नहीं हैं। उन्होंने अभी भी यह नहीं देखा कि सैम वास्तव में कितना मजबूत है। वे केवल मौन रहकर प्रतीक्षा कर सकते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अधिक से अधिक लोगों को हटाया जा रहा था और धीरे धीरे सांझ करीब आ गई। सैम वर्तमान में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसने धीरे धीरे जानवरों की देखभाल की है। उसकी गति धीमी और स्थिर है, लेकिन उनमें और दूसरे स्थान पर अभी भी काफी अंतर है। अभी सिटी लॉर्ड मैंशन का उम्मीदवार चौथे स्थान पर खिसक गया क्योंकि शॉन और जैक ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। उनके क्रमशः 64 और 63 अंक हैं और वे एक साथ शिकार कर रहे हैं। सैम ने अपनी प्रगति रोक दी और आकाश की ओर देखा। शाम होते देख सैम जानवरों के निशानों के बजाय इंसानों के पैरों के निशान ढूंढने लगा। सैम ने अभी अभी उम्मीदवार के ट्रैक का अनुसरण करना शुरू किया। उसने तीव्र गति से उनका पीछा किया। जब आखिरकार उसका सामना लोगों के पहले समूह से हुआ, वह 3 लोगों का समूह था। वे एक मिट्टी के भालू से लड़ रहे थे। इस प्रकार के भालू जैसे जानवर को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी रक्षा क्षमता अद्भुत है। सैम वहां थोड़ी देर भी नहीं रुका और उसने उन्हें परेशान किए बिना अपनी चाल चली। जब देखने वाले मंच पर मौजूद दर्शकों ने ये देखा तो वे काफी भ्रमित हो गए कि सैम ने उन्हें सीधे क्यों नहीं हटा दिया। जब उन्होंने शॉन और जैक को छोड़ा तो उन्हें भी वही भ्रम महसूस हुआ, क्योंकि उसने कुलीन समूहों को परास्त करने में एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। 3 के पहले समूह को छोड़ने के बाद सैम को लोगों के 2 अन्य समूहों का सामना करना पड़ा और वे सभी अलग अलग गांवों और आम लोगों के उम्मीदवार हैं। उसने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। सैम ने उम्मीदवारों की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उन्होंने सभी आम लोगों को अकेला छोड़ दिया। आखिरकार उसका सामना 3 लोगों के एक समूह से हुआ। समूह में एक परिचित चेहरा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रेमंड है। उनके साथ ग्रेहाउंड परिवार के 2 अन्य लोग भी हैं। रेमंड और अन्य लोगों को कांस्य टोकन के साथ उनके पास उपस्थिति का एहसास हुआ और वे उनके खिलाफ सुरक्षा में हैं। उन्हें देखकर सैम ने छिपने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने समूह को देखा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही वह मुस्कुराहट के साथ तीनों के सामने खड़ा हुआ, रेमंड एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया और फिर बुरी तरह हंसा। बहाहा, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें पा सकूं, लेकिन कौन जानता था कि तुम अपने ही उल्लंघन पर मेरे पास आओगे। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है क्योंकि उन्होंने तुम्हें सीधे मेरे पास भेजा है। मुझे इस तरह अपमानित करने का ये तुम्हारा कर्म है। अब यदि आप अभी बाहर नहीं होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घुटने टेक दें और माफी मांग लें, अन्यथा भले ही आप मेरे कदम उठाने के बाद मुझसे विनती करें, आप बच नहीं पाएंगे। रेमंड ने सैम से रुखाई से कहा। रेमंड के बड़बड़ाने पर सैम ने उत्तर देने की भी जहमत नहीं उठाई। ये देखकर कि सैम वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है और जवाब देने की जहमत भी नहीं उठा रहा, रेमंड को गुस्सा आ गया और उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, उसे तब तक मारो जब तक वह माफी न मांग ले। जैसे ही वह समाप्त हुआ, अधीनस्थों ने तुरंत अपनी चाल चली। वे दोनों लेवल 2 के अनुचर योद्धा हैं और उन्होंने दोनों तरफ से अपनी तलवारें लहराते हुए तुरंत एक पिन से हमला किया। सैम ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की और वह तुरंत मौके से गायब हो गया और तुरंत रेमंड की आंत में मुक्का मार दिया। रेमंड को तुरंत उड़ान के लिए भेजा गया। उतरते ही उसने मुंह से खून उगल दिया। मंच पर मौजूद सभी दर्शक आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि सैम ने अपने सामने आए सभी लोगों को पूरी तरह से अकेला क्यों छोड़ दिया और ग्रेहाउंड परिवार के उम्मीदवारों पर हमला क्यों किया। विशेषकर ग्रेहाउंड परिवार के सभी लोग रेमंड के लिए उत्सुक हैं। चूंकि रेमंड परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है, इसलिए अकादमी में उसका होना उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब उन्होंने सैम को रेमंड से लड़ते हुए देखा तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि रेमंड के कट में जाने की संभावना लगभग शून्य है। सैम धीरे धीरे रेमंड की ओर चला। दोनों बदमाशों ने तुरंत उस पर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन वे फिर से चूक गए और जब तक वे पीछे से हमला करने से चूकने के सदमे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि सैम ने रेमंड को, जो पहले से ही जमीन पर पड़ा था, पेट में लात मारी और फिर से उड़ गया। फिर दोनों ने हिलना बंद कर दिया। उन्हें एक बात समझ में आ गई, अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो रेमंड को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सैम धीरे धीरे रेमंड की ओर चला गया जो दर्द से उठ बैठा। वह बैठ गया और रेमंड से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, बेहतर होगा कि तुम और तुम्हारे लोग अभी ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। उन्होंने प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए भारी मात्रा में हत्या के इरादे को उजागर किया। रेमंड ने लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया।
उसने अपना आखिरी साहस जुटाया और अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ग्रेहाउंड परिवार आपको नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से बदला लेगा। जैसे ही ऐसा किया, अगले ही पल उसे पछतावा हुआ। जैसे ही रेमंड ने बोलना समाप्त किया, सैम तुरंत आगे बढ़ गया। उसने रेमंड को जमीन से उठाते समय उसकी गर्दन पकड़ ली। रेमंड को सांस लेने में कठिनाई हो रही है क्योंकि सैम ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया है। सैम फिर कमीनों की ओर मुड़ा और कहा, बेहतर होगा कि आप कुछ भी हास्यास्पद न करें। आप दोनों आज्ञाकारी बने और यहां से दफा हो जाएं। अन्यथा अपने प्रिय युवा मास्टर की जान लेने का दोष मत लगाए। दो कमीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने कांस्य टोकन तोड़ दिए। फिर सैम रेमंड की ओर मुड़ा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। दर्शक के क्षेत्र में ग्रेहाउंड परिवार का मुखिया अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सैम को रेमंड की गर्दन पकड़े हुए देखकर उसकी आभा बढ़ गई। बाकी सभी लोग बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखते रहे। ग्रेहाउंड परिवार का मुखिया भी काफी असहाय था क्योंकि वह अपने बेटे की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सका और इससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। लियोनार्ड चुप रहे क्योंकि उन्होंने पहले ही इस परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। सैम की स्थिति को देखते हुए उसके पिता बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर सकते और केवल उसे और आर्टिसन टावर के लोगों और सैम के दोस्तों को ही इसके बारे में पता है। सैम को नहीं पता था कि उसने ग्रेहाउंड परिवार के मुखिया को कितना क्रोधित कर दिया है और अगर उसे पता भी होगा तो भी उसे कोई परवाह नहीं होगी। अब रेमंड घबरा रहा है। सैम ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने रेमंड की गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया था। आखिरकार रेमंड ने हार मान ली और तुरंत अपना टोकन निकाल लिया और जब वह टोकन तोड़ने ही वाला था, सैम ने एक टोकन निकाला और रेमंड के कब्जों में डाल दिया और कहा, इसे अपने पिता के पास ले आओ। फिर उसने रेमंड को जाने दिया और बस उसे देखता रहा क्योंकि रेमंड ने अपना टोकन तोड़ दिया और गायब हो गया। जब रेमंड फॉर्मेशन से बाहर आया, उसने इधर उधर देखते हुए गहरी सांसें ली। जब उन्होंने रैंकिंग स्क्रीन देखी तो उन्हें काफी निराशा हुई। शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए अभी भी कुछ और लोग हैं। वे वर्तमान में परीक्षण मैदान के अंदर 120 से अधिक लोग हैं। वह धीरे धीरे अपने क्रोधित पिता के पास गया और वो पत्र उसे सौंपा जो सैम ने उसे दिया था। जब परिवार के मुखिया ने उसका पत्र पढ़ा तो उसने अनायास ही अपनी आभा प्रकट कर दी। अपने पिता की प्रतिक्रिया देखकर लियोनार्ड और अधिक चिंतित हो गए और परिणामों के बारे में और अधिक चिंतित हो गए। एक और शख्स है जो लियोनार्ड से भी ज्यादा चिंतित है। यह कोई और नहीं बल्कि लावा रॉक गांव का मुखिया है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि सैम और ओलिवर के बीच की दुश्मनी छोटी नहीं है। उसे डर है कि अगर ओलिवर सैम के हाथ लग गया तो वह मर जाएगा। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि ओलिवर सैम से मुठभेड़ न करे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश में अंधेरा होता गया और जैसे जैसे वे कम होते गए, ये कठिन होता गया। लेकिन परीक्षण मैदान में सदस्य धीरे धीरे और लगातार कम होते गए। क्योंकि सैम शिकार पर है, क्योंकि उसने एक एक करके महान उम्मीदवारों का सफाया कर दिया है। रेमंड के बाद 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बाहर हो गए और 10 में से 6 कुलीन परिवारों से हैं जिन्हें सैम ने हटा दिया। वे हॉटफील्ड परिवार और ग्रेहाउंड परिवार से हैं। अब एवरग्रीन परिवार के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी कुलीन परिवारों का सफाया हो गया है। सदाबहार परिवार के मुखिया पर खंजर तानते ही सभी कुलीन परिवार बेहद क्रोधित हो गए। मार्कस, क्या तुमने ये सब योजना बनाई थी? लाल लौ वाले परिवार के मुखिया ने मार्कस की ओर देखते हुए पूछा। इसके लिए मुझे दोष मत दो। आप वही लोग हैं जिन्होंने नीलामी की रात ही उसके खिलाफ कदम उठाया था। क्या आप वास्तव में उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह उसे चुपचाप ले लेगा? आप लोग वही काट रहे हैं जो आपने बोया था। मैंने बस उसे अकेला छोड़ दिया था उस रात और उसने मेरे उम्मीदवारों को अकेला छोड़ दिया। मार्कस एवरग्रीन ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी परिवार के मुखिया ठहाके लगाने लगे। नगर स्वामी ने यह बात सुनी और अंततः समझ गया कि यह आदमी कौन है और वह कुलीन परिवारों को क्यों निशाना बना रहा है। उसने गहरी सांस ली क्योंकि वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि सिटी लॉर्ड मैंशन के सभी उम्मीदवारों का सामना सैम से नहीं हुआ। लेकिन प्रक्षेपण को देखते ही उसकी आह बीच में ही रुक गई। सैम ने अपनी दिशा बदल दी क्योंकि उसे अपने कांस्य टोकन से एक बड़ी उपस्थिति महसूस हुई। यह एक बड़ा समूह लग रहा था। जब वह समूह में पहुंचा तो उसने छिप कर देखा। यह समूह सबसे बड़ा है जिसका उसने सामना किया। जब उसने देखा कि कौन लोग हैं तो वह तुरंत मुस्कुरा दिया। ये वह समूह है जिसे वह खोज रहा था। ये सबसे बड़ा शिकार है क्योंकि वे शहर के स्वामी हवेली के लोग हैं और सामान्य कब्रों में अन्य लोग भी हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड मैंशन के अंतर्गत ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य उम्मीदवार हैं।
उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ग्रुप में ओलिवर भी मौजूद है। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और अपना धनुष निकाला और निशाना लगाया। समूह के लोग गुप्त हमलों से डरकर सतर्कता से इधर उधर देख रहे हैं। कौन है जो छिपा है? अभी बाहर आओ, जो प्रभारी लग रहा था वह बोला। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ ओलिवर के हाथ में जा लगा। आह! ओलिवर ने अपने हाथ की ओर देखते ही एक कान भेदी चीख निकाली। भीड़ ने चारों ओर देखा और वे उस केंद्रीय व्यक्ति की ओर बढ़े जो पहले बोल रहा था। इससे पहले कि केंद्र में मौजूद व्यक्ति एक और चेतावनी देता, एक और तीर ओलिवर के दूसरे हाथ में लग गया, जिससे वह उन्हें हिलाने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गया। तभी सैम आगे बढ़ते हुए पेड़ से नीचे उतरा और भीड़ से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा होकर मुस्कुराता रहा। आप कौन हैं? मैं सिटी लॉर्ड मैंशन से हैरी हूं। बेहतर होगा कि मैं आप पर कोई कदम उठाऊं इससे पहले आप चले जाएं। अन्यथा आप बाद में चाहकर भी बच नहीं पाएंगे, प्रभारी व्यक्ति ने सैम से कहा। देखने के मंच पर नगरस्वामी काफी चिंतित हो गए। हालांकि उन्होंने सोचा कि सैम के 10 लोगों के खिलाफ जीतने की संभावना कम है। वह अब भी काफी चिंतित महसूस कर रहा था। उन्होंने स्क्रीन की ओर देखा और देखा कि परीक्षण स्थल में केवल 6 अतिरिक्त लोग बचे हैं। यदि किसी भी संयोग से हैरी पहले ही बाहर हो जाता है, वह बहुत सारा चेहरा खो देगा। सैम ने हैरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक काले रंग की धातु की छड़ निकाली जो 6 फीट से कुछ अधिक लंबी है। ये छड़ 1 इंच व्यास की है। ये भी उन चीजों में से एक है जिसे उन्होंने निजी फोर्जिंग रूम में बनाया था। हैरी और अन्य सभी सतर्क हो गए। जैसे ही वे पहली चाल चलने वाले थे, सैम ने उन्हें हरा दिया और सीधे उनकी ओर बढ़ गया। भीड़ की ओर बढ़ते हुए उसने अपना डंडा घुमाया। जब सैम ने समूह में पहले व्यक्ति की ओर अपना डंडा घुमाया, काले कर्मचारियों की नोक पर बनी आग की लपटों के सुनहरे गोले के रूप में एक सुनहरी चमक होती है। जब सैम ने उस व्यक्ति को मारा तो कर्मचारी के उसके शरीर से संपर्क में आने पर एक विस्फोट हुआ। वह आदमी बेहोश हो गया और उसकी त्वचा झुलसकर काली पड़ गई, इसलिए उसे उड़ा दिया गया। इससे पहले कि भीड़ प्रतिक्रिया कर पाती, सैम ने अपनी चाल चली और दूसरे व्यक्ति को दूसरे झूले के साथ उड़ते हुए भेजा। हैरी ने तुरंत अपनी पूंछ घुमाए और भागने लगा। उसे सैम के हमले का डर सता रहा था। उसके मन में बस एक ही बात है, फरार होना। सैम को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने शहर के स्वामी हवेली के बाकी लोगों से निपटा, विभिन्न ग्राम प्रधानों के लोगों ने पहले ही अपने टोकन तोड़ दिए और भाग गए। जब सिटी लॉर्ड ने स्क्रीन पर नंबर देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उसे इस बात से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका वंशज भाग रहा है, लेकिन जब तक वह जीवित रहा उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। सैम धीरे धीरे ओलिवर की ओर चला। जैसे ही वह ओलिवर के सामने खड़ा हुआ, सभी दिशाओं से एक तेज आवाज गूंज उठी। केवल 100 लोग बचे हैं। परीक्षण मैदान में बचे सभी लोग अब स्टारवुड अकादमी में शामिल होने के लिए पात्र हैं। सैम ने नोटिस सुना और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस ओलिवर को उदासीनता से देखा। नोटिस सुनकर ओलिवर को भी खुशी नहीं हुई। जैसे ही उसने सैम को घूरा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर हिल रहे हैं। वह अपना टोकन तोड़कर बेतहाशा भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ हिलने की स्थिति में नहीं है। सैम ने ओलिवर के पेट में मुक्का मारा और उसे नीचे बैठा दिया। ओलिवर जो अपने बट के बल गिरा हुआ था, उसने सैम की ओर देखा जो उसकी आंखों में स्पष्ट भय के साथ बैठ गया था। उसे लगा कि वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी शैतान को घूर रहा है। जब सैम ने ओलिवर को उदासीनता से देखा तो उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। सैम ने अपना डंडा दूर रखा और धीरे से ओलिवर का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी उंगलियों को सहलाना शुरू कर दिया। सैम, कृपया मैं तुमसे विनती करता हूं, बस अब मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ओलिवर ने कांपती आवाज में विनती की। क्रैक आ। सैम ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने ओलिवर की एक उंगली तोड़ दी। ओलिवर, क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? सैम ने कहा और उसने टूटी हुई उंगली को और मोड़ा तो हड्डियों के कुछ टुकड़े बाहर की ओर उभर आए। सैम ने धीरे धीरे दूसरी उंगली आगे बढ़ाई और उसे फिर से तोड़ दिया। जंगल में एकदम सन्नाटा था, केवल चटकने और चीखने चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। देखने के मंचों पर लावा रॉक गांव का ग्राम प्रधान खड़ा हो गया और उसने अपने बेटे को सैम द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर दयनीय रूप से चिल्लाते हुए देखा। कुलीन परिवारों के सभी लोग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे क्योंकि वे सैम के खिलाफ षड्यंत्रों में आगे नहीं बढ़ने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने ओलिवर को दया की दृष्टि से देखा क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनकी किस प्रकार की दुश्मनी है।
कुछ समय बाद ओलिवर गायब हो गया क्योंकि सैम ने स्थानिक अंगूठी छीनने के बाद उसका टोकन तोड़ दिया। ग्राम प्रधान ने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल दृश्य देखता रहा। ओलिवर का नाम 100वें स्थान पर रखा गया है, परंतु उसे तनिक भी प्रसन्नता न हुई। C27 सब एक साथ। सैम सिटी लॉर्ड हवेली से अन्य 3 लोगों की ओर चला गया और ओलिवर से निपटने के बाद उनके टोकन तोड़ दिए। कुछ समय तक वहां रहने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के बाद सैम खड़ा हुआ और अंधेरे आकाश की ओर देखा। उसने अपनी जेब से स्थानिक अंगूठियों का एक गुच्छा निकाला। ये उन महान वंशजों से प्राप्त हुए हैं जिन्हें उसने बेहोश कर दिया था। मूल मालिकों की आध्यात्मिक भावनाओं को बलपूर्वक मिटाने के बाद सैम ने उनमें से बड़ी संख्या में हथियार निकाल लिए। सामान्य तलवारें, भाले, कुल्हाड़ी, कृपाण हैं और यहां तक कि कुछ रैंक वाले हथियार भी हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 हथियार हैं। सैम ने उनकी ओर देखा और आसपास के वातावरण को देखा। जैसे ही उसने समतल जमीन की ओर देखा, वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसने कुछ निर्माण झंडे निकाले। सैम ने तीव्र गति से एक के बाद एक फॉर्मेशन ध्वज लगाए। सभी दर्शक अचंभित होकर उनकी ओर देखने लगे क्योंकि वे झंडों की विशाल संख्या को देख रहे थे। जहां तक वे जानते थे, कोई रैंक एक फॉर्मेशन नहीं है जो इतने सारे फॉर्मेशन झंडों का उपयोग करता हो। देखने वाले प्लेटफार्मों पर मौजूद सभी दर्शक फॉर्मेशन टावर हेड की ओर मुड़ गए क्योंकि वे उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो एक ही समय में कई रैंक एक फॉर्मेशन बिछा रहे हैं। जहां तक बात है कि वे कितने और कौन से हैं, मैं यहां से इसका अनुमान नहीं लगा सकता। उनका उत्तर सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उनका सारा ध्यान प्रक्षेपण पर था। फिलहाल परीक्षण के मैदान में लड़ाई नहीं हो रही है क्योंकि हर कोई सही मौके का इंतजार कर रहा है। कोई भी संतुलन तोड़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। सैम ने गठन के झंडे लगाना समाप्त कर दिया। उसने हथियारों को विभिन्न स्थानों पर रखते हुए ले लिया और उनके साथ स्पिरिट पत्थर भी रख दिए। फिर सैम अपना धनुष और तीर निकालते हुए व्यवस्था के केंद्र की ओर चला गया। उसने तीर चलाया और उसने आकाश की ओर निशाना साधा। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाई और तीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा क्योंकि उसकी नोक पर एक प्रकाश क्षेत्र बनने लगा। सैम ने अपना तीर छोड़ा और तीर आकाश की ओर उड़ गया और एक शानदार चमक देते हुए फट गया जिसे परीक्षण मैदान में हर जगह देखा जा सकता था। सैम ने धनुष रखा और एक गठन ध्वज निकाला और उसे केंद्र में रखा और वह एक पेड़ की ओर कूद गया और उसकी शाखा पर खड़ा हो गया। परीक्षण मैदान में मौजूद सभी लोगों ने एक तेज चमक देखी। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, वे चौंके बिना नहीं रह सके। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई इस तरह की आकर्षक विधि का उपयोग करके नाजुक संतुलन को तोड़ देगा। उस फ्लैश के लिए जो भी जिम्मेदार है, वह निश्चित रूप से खुद पर भरोसा रखता है या वह कोई पागल व्यक्ति होगा। कोई भी हो, ये उनसे लड़ाई का ऐलान है। वह उनसे कह रहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो आए और उसे ढूंढ लें। बचे हुए सभी उम्मीदवार धक्का मुक्की करने वाले नहीं हैं। टॉप 100 में पहुंचने पर उनमें भी कुछ गर्व था, इसलिए हर कोई दिशा की ओर बढ़ गया। और जब हर कोई एक ही बिंदु की ओर बढ़ता है तो अलग अलग लोग रास्ते पार करेंगे और लड़ाई अपरिहार्य है। नाजुक संतुलन फिर टूट गया। जैसे जैसे वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते गए, निष्कासन बढ़ता गया। रईस और अन्य दर्शक अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने विभिन्न लोगों को सैम के स्पष्ट जाल में फंसते देखा। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके पास इतना दिमाग है कि वे सोच सके कि क्या हो रहा है। वे लड़ाई से बचते रहे और सैम की दिशा की ओर सावधानी से आगे बढ़े। वे सावधानीपूर्वक चारों ओर लगाए गए जालों की तलाश कर रहे हैं। सैम ने आकाश की ओर एक और गोली चलाई मानो वह उन्हें जल्दी करने के लिए कह रहा हो। इससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे अभ्यर्थी गुस्से से लाल हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें उकसाया गया है। परीक्षण मैदान में केवल 50 उम्मीदवार बचे हैं। वे सभी सैम की ओर अपना रास्ता बना रहे हैं। सभी दर्शक उत्सुकता से देखने लगे। वे देखना चाहते थे कि सैम ने कैसा जाल तैयार किया है। आखिरकार जब पहला व्यक्ति प्रकट हुआ तो उसने देखा कि खाली खुला मैदान पेड़ों से घिरा हुआ था। जल्द ही सभी ने अपना रास्ता बना लिया और सभी 49 लोग चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार किसी ने चुप्पी तोड़ी। वह कौन है जिसने सिग्नल दिया? यह कोई और नहीं बल्कि शॉन है। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जिसने भी संकेत दिया हो, बाहर आओ और बोलो। मुझे यह मत कहो कि तुम में हंगामा खड़ा करने की हिम्मत है लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। कोई व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। जैसे ही उसने बात खत्म की, हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे एक अंधेरे कोने से कोई तीर हवा में चीरता हुआ चला गया हो। तीर गठन ध्वज पर लगा जो घास के मैदान के केंद्र में छिपा हुआ था।
जैसे ही तीर ने गठन ध्वज को मारा, एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई जिसने सभी को अंधा कर दिया। हुश हुश। तभी अचानक सभी प्रकार की सीटियां बजने की आवाजें आने लगीं, जैसे बहुत सारे हथियार उड़ गए और सभी पर हमला करने लगे। आह मेरा हाथ, आह यह एक जाल है, मैं नहीं देख सकता। जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया, सभी प्रकार की चीखें प्रकट होने लगीं। जब तक सभी लोग फिर से एडजस्ट हुए, तब तक केवल 10 लोग ही खड़े रह गए थे। बाकी लोग दर्द से कराह रहे हैं क्योंकि वे अपने हाथों से विभिन्न घावों को पकड़कर जमीन पर लुढ़क रहे हैं। देखने के मंच पर सभी दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखते रहे। ये वो नजारा है, उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग सैम के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन केवल 10 लोग ही बचे। जो 10 लोग चले गए वे सभी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने खुद को घायल होने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने एक दूसरे को सतर्कता से देखा। जब वे सभी सोच रहे थे कि जाल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, अचानक एक काली आकृति सामने आए और बीच में खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि सैम है। बाकी सभी 10 लोग समझ गए कि यही आदमी हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड है। उन्होंने उसे घूरकर देखा क्योंकि उनकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। सैम ने उनकी परवाह नहीं की और जमीन पर मौजूद लोगों की ओर देखकर कहा, बेहतर होगा कि आप लोग इसे छोड़ दें, नहीं तो बाद में चाहकर भी आपके पास मौका नहीं होगा। जमीन पर सभी उम्मीदवार सैम को टुकड़े टुकड़े करने के अलावा कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऊर्जा नहीं बची थी क्योंकि वे पूरी तरह से थकावट की स्थिति में थे। गायब होते ही उन्होंने अनिच्छा से एक के बाद एक अपने टोकन ले लिए। जैसे ही लोग अपने टोकन तोड़ते हैं, देखने वाले प्लेटफार्मों पर स्क्रीन पर रैंकिंग तय की जा रही है। सभी घायल उम्मीदवारों के चले जाने के बाद सैम ने अंततः अपना ध्यान शेष लोगों की ओर लगाया। सैम के कुछ परिचित चेहरे हैं। वे शॉन, जैक, हैरी और सदाबहार परिवार से एक अन्य व्यक्ति हैं। वह फिलिप का चचेरा भाई है, उसका नाम मैथ्यू है। वह सदाबहार परिवार समूह से एकमात्र बचा है। शेष 6 लोग सामान्य कपड़े पहने हुए हैं, वे किसी भी कुलीन परिवार से नहीं हैं। सैम वहीं खड़ा रहा और उनमें से प्रत्येक को देखा। बाकी 6 में कुल 5 पुरुष और 1 महिला है। उसने उन्हें देखा और ध्यान से देखा। आपने किस संरचना का उपयोग किया? युवती बिना किसी शिष्टाचार के चुप्पी तोड़ते हुए सीधे बोली। उसने सीधे उस बिंदु के बारे में बात की जिसकी उसे आवश्यकता थी और परिचय के बारे में सभी औपचारिकताओं को नजरअंदाज कर दिया। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहीं खड़ा रहा। जहां तक मुझे पता है, आपकी उम्र में कोई भी फॉर्मेशन मास्टर नहीं है जो फॉर्मेशन टॉवर में पंजीकृत हो। फॉर्मेशन डिस्क का उपयोग करना असंभव है, इसलिए आपने निश्चित रूप से फॉर्मेशन स्वयं ही बिछाया है। आप कौन हो सकते हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि कौन है आपके अध्यापक? युवती ने आगे कहा। सैम ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया और कहा, आपको बताने की मेरी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे जवाब छीन सकते हैं। उसकी आवाज उतनी ही बेफिक्र थी जितनी हो सकती है। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत तेज गति से कुछ हाथ की मुहरें बनाई क्योंकि उसने सीधे एक पानी का गोला बनाया और उसे सैम की ओर लॉन्च किया। लेकिन पानी किसी पेड़ के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं गिरा क्योंकि सैम उससे बच गया था। उसने ये जानने के लिए चारों ओर देखा कि सैम कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, एक तीर आया जो उसके गले की ओर आया। उसने तुरंत हमले से बचने के लिए बगल की ओर छलांग लगाई। जैसे ही वह एक और जादू के लिए हाथ सील करने वाली थी, उसे अपनी पीठ से झुलसा देने वाली गर्मी महसूस हुई। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि एक आग का गोला उसकी ओर आ रहा है और उसके पीछे उसने देखा कि सैम ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए और अपना कांस्य चिन्ह निकालकर तोड़ दिया। वह तुरंत गायब हो गई क्योंकि आग का गोला तुरंत एक पेड़ से टकराया और पेड़ जलकर राख हो गया। बाकी उम्मीदवार थोड़ा चकित दिखे क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रतिक्रिया देने से पहले ही लड़ाई खत्म हो गई। वे सैम की हरकतों को पकड़ने में भी कामयाब नहीं हुए और उसके हमले की भविष्यवाणी करना तो दूर की बात थी। उन्हें सचमुच आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे सैम के हमलों का बचाव करने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्हें लगा कि यह लगभग असंभव है। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक हटे कट्टे आदमी ने कहा, आइए हम सब मिलकर उस पर हमला करें। उसने कहा और दूसरों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। गिरोह बनाने का विचार ठीक है, लेकिन ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति को निश्चित रूप से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि किसी ने उत्तर नहीं दिया। जैसे ही वह मोटा आदमी कुछ कहने ही वाला था, तभी कोई बोला, मैं छोड़ता हूं।
वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू एवरग्रीन था। उनके चचेरे भाई फिलिप ने पहले कहा था कि अगर वह सैम के खिलाफ सामना करते हैं, भले ही समूह में हो, तो उन्हें तुरंत समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि सैम बिल्कुल भी मुक्का नहीं मारेंगे। तो उसने जल्दी से अपना टोकन निकाला और उसे तोड़ दिया। उसके पीछे शॉन और जैक ने भी सैम की ओर देखा और सिर हिलाया और फिर उन्होंने उसी समय अपने टोकन तोड़ दिए। वे भी सैम के साथ लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन पर पहले ही एक बार दया दिखाई जा चुकी है। वे इतने भोले नहीं हैं कि यह सोचे कि सैम उन पर फिर से दया दिखाएगा। छोड़ने वाले 3 लोगों को देखते हुए हैरी ने भी अपना टोकन निकाला और चला गया। अब केवल 5 लोग बचे हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और साथ ही सैम पर हमले शुरू कर दिए। सैम ने देखा कि उसकी ओर विभिन्न मंत्र और हथियार छोड़े गए थे। सबकी आंखों के सामने सैम केवल एक बात की छवि छोड़कर गायब हो गया। 5 उम्मीदवार सावधानी से इधर उधर देखने लगे, लेकिन अचानक एक विस्फोट हुआ और एक अभ्यर्थी हवा में उड़ गया, उसकी त्वचा झुलस गई। बाकी 4 को चिंता होने लगी और दूसरा तीर उस हटे कट्टे आदमी को लगा जिसने सबसे पहले बात की थी और वह भी धमाके के साथ उड़ गया। शेष 3 ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने टोकन तोड़ दिए। अंततः सैम ही परीक्षण मैदान में बचा है। तभी एक आवाज आए और गूंजी, दूसरे दौर का मूल्यांकन समाप्त हो गया है, जो उम्मीदवार चला गया है कृपया अपना कांस्य टोकन तोड़ दें। आवाज आए और सैम ने अपना टोकन निकालकर तोड़ दिया। सैम एक स्थान पर फिर से प्रकट हुआ और चारों ओर देखा। वह काफी हैरान महसूस कर रहा था क्योंकि वह एक अप्रत्याशित जगह पर था। उसने सोचा कि वह परीक्षण मैदान से बाहर हो जाएगा, लेकिन वह एक ऐसी जगह पर था जो एक गुफा की तरह दिखती थी और शीर्ष 100 में शामिल अन्य सभी लोग उसमें थे। तभी वही आवाज जिसने पहले घोषणा की थी फिर से आई और गूंज उठी। अब सभी शीर्ष 100 उम्मीदवारों का चयन हो गया है और आप कल अगले दौर के मूल्यांकन में भाग लेंगे। आप एक टीम के रूप में भाग लेंगे और वरिष्ठ टीम के खिलाफ एक समूह लड़ाई करेंगे। वरिष्ठ टीम में केवल वे लोग हैं जो पिछले साल शामिल हुए थे। कुछ बुजुर्ग आपकी लड़ाई की निगरानी करेगा और हस्तक्षेप करेगा। यदि कोई गंभीर स्थिति होगी तो आपको नए टोकन दिए जाएंगे और यदि आप स्थिति को संभाल नहीं सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए इसका उपयोग करें। हालांकि बुजुर्ग आपको बचा सकते हैं, पहले ही देर हो चुकी है। आपका जीवन अभी भी आपके हाथों में है। चूंकि आपके कुछ वरिष्ठ पहले से ही इक्वलिटी के अंतिम चरण में हैं, आप रैंक 2 तक के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अंकित हथियार और शिलालेख स्क्रॉल और गोलियां अभी भी निषिद्ध हैं। आप ठीक होना चाहते हैं, कोई बुजुर्ग आपको ठीक करने के लिए आपसे मिलने आएगा। अंत में आपस में लड़ना मना है। आवाज तीव्र गति से घोषणा समाप्त कर गायब हो गई। फिर सैम ने गुफा में लोगों के चारों ओर देखा और उसे अपनी ओर बहुत तेज नजरों का एहसास हुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कोने की ओर चला गया और अपना शरीर फैलाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन वह अब भी नफरत भरी निगाहों को महसूस कर सकता है। घूरना तभी बंद हुआ जब बुजुर्ग घायलों को ठीक करने आए। सैम ने आह भरी और झपकी लेने के लिए दीवार के सहारे झुक गया। C28 तीसरा दौर शुरू होता है। सैम ने 1 घंटे की झपकी ली और जाग गया। उसने देखा कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं और कुछ लोग उनकी ओर मुंह करके खड़े हैं। सैम ने उन्हें देखा और पहचान लिया कि वे स्टारवुड अकादमी के कुछ बुजुर्ग हैं। सैम धीरे धीरे समूह की ओर बढ़ा क्योंकि वे अभी भी व्यवस्थित हो रहे थे। कुछ क्षणों के बाद अग्रणी बुजुर्ग बोला, जैसा कि आप सभी ने पहले घोषणा में सुना था, इस बार मूल्यांकन स्कूल में अपने वरिष्ठों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। वरिष्ठ अंतिम चरण के अनुचर के अधिकतम साधना स्तर पर होंगे। लड़ाई का उद्देश्य स्वर्ण को छीनना है। दूसरी टीम के गोले को दूसरी तरफ उनके बेस में रखें और इसे अपने चांदी के गोले के साथ मिला दें, या आप सीधे जीतने के लिए उनकी टीम के अन्य सभी लोगों को हटा सकते हैं। इस बार आप रैंक 2 हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंकित हथियार अभी भी हैं, बाहर से लाने की मनाही है। परीक्षण मैदान में प्रत्येक वस्तु आपके उपयोग के लिए है। परीक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि समय सीमा समाप्त न हो जाए और कोई भी टीम उद्देश्य पूरा न कर ले। सबसे अधिक लोगों वाली टीम जीत जाती है। मैंने पहले ही कहा था, अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। यदि आप खतरे में हैं तो आप टोकन तोड़कर बच सकते हैं। जैसा कि पहले घोषणा में कहा गया था, आपको महत्वपूर्ण समय में हमारी सहायता मिलेगी, लेकिन हमें देर हो सकती है। मैंने नए खिलाड़ियों की जीत के बारे में कभी नहीं देखा या सुना है। सबसे अच्छा परिणाम यह है कि नए खिलाड़ियों ने यथासंभव अधिक से अधिक वरिष्ठों को हटाकर खुद को साबित किया। शुभकामनाएं। बुजुर्ग ने बात पूरी की और उसके बगल के बुजुर्गों ने टोकन बांटना शुरू कर दिया। इस बार टोकन सिल्वर रंग में है।
विपरीत टीम का प्रत्येक उम्मीदवार एक अंक के लायक है और सबसे अधिक अंक वाले को उच्च रैंक दिया जाएगा, जो राउंड की व्यक्तिगत रैंकिंग होगी। समग्र रैंकिंग होगी जिसका बाद में मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए पुरस्कार दिए जाएंगे हर रैंक। टोकन के वितरण के बाद एल्डर ने काम जारी रखा। फिर एक स्क्रीन और एक मंच दिखाई दिया। मंच पर चांदी का गोला है और सभी उम्मीदवारों के नाम स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। जब सभी ने पहले स्थान पर आने वाले व्यक्ति का नाम देखा तो उन्होंने सैम की ओर देखा, क्योंकि वे उसका नाम और चेहरा अपने दिमाग में अंकित करना चाहते थे। तीसरे दौर का मूल्यांकन शुरू होता है, बुजुर्ग ने कहा और बाकी बुजुर्गों के साथ चला गया। बड़ों के जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि वे असमंजस में थे कि आगे कैसे बढ़ें। सैम ने बस अपना सिर हिलाया और भीड़ के पीछे की ओर चला गया और दीवार के सहारे बैठ गया। हमें एक नेता चुनना होगा, ग्रुप में से किसी ने कहा। मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल यह है कि नेता कौन होना चाहिए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, सभी ने अनायास ही सैम की ओर देखा और फिर तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने रैंकिंग सूची देखी और सोच रहे थे कि नेता कौन होना चाहिए। फिर अचानक हैरी सामने चला गया और जैसा उसने कहा था, भीड़ का सामना किया। मैं सिटी लॉर्ड मैंशन से हैरी हूं, स्टारावुड शहर के सिटी लॉर्ड मेरे पिता हैं, इसलिए मैं नेता का पद लेना चाहूंगा। जब सभी ने ये सुना तो वे थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से मिले और सहमत हो गए। सरदारों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, शुरू करने के लिए बहुत सरदार बचे नहीं हैं। केवल एवरग्रीन परिवार के लोग और सिटी लॉर्ड मैंशन के लोग बचे थे और उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं है। जब सभी ने अपनी सहमति जताई तो हैरी को खुद से संतुष्टि महसूस हुई और उसने सैम को गर्व से देखा जैसे उसने उसे हरा दिया हो। लेकिन सैम ने पूरी बात पर बहुत कम ध्यान दिया, हैरी ने तो बिल्कुल भी नहीं। हैरी ने लोगों को निर्देश देना शुरू किया। हर कोई आपके पास मौजूद तत्वों के प्रकार के आधार पर खुद को समूहों में अलग करना शुरू करें। योद्धा जादूगर मुख्य बल के 2 समूह बनाएंगे, एक चांदी के गोले की रक्षा के लिए और एक दूसरे के गोले को प्राप्त करने के लिए। लकड़ी के तत्व और हवा के तत्व के साथ साथ जादूगर भी योद्धा टीम स्काउट्स के रूप में कार्य करेगी। पृथ्वी के जादूगर रक्षा की 2 पंक्तियां प्रदान करने के लिए 2 समूहों में विभाजित होंगे। जल जादूगर सभी समूहों के समर्थन के लिए जिम्मेदार हैं। हमले और बचाव दोनों के साथ अग्नि तत्व भी मुख्य आक्रमण बल में शामिल हो जाते हैं और 3 लोगों को छोड़ देते हैं। यहाँ गुफा में तीरंदाज और बाकी पवन तत्व धातु तत्व वाले जादूगरों के साथ इस स्थान पर घात लगाकर बैठेंगे। हैरी ने वास्तव में एक अच्छी कमान स्थिति ली, क्योंकि उसने सभी को निर्देश दिया, क्योंकि उसने उन्हें मानचित्र के माध्यम से दिशा निर्देश दिखाए जो बड़ों द्वारा दिए गए थे। मानचित्र वर्तमान युद्ध क्षेत्र का लेआउट है। जब हैरी ने बुनियादी निर्देश पूरे कर लिए तो सभी ने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। जब नक्शे के पास की जगह कुछ हद तक साफ हो गई तो सैम नक्शे के पास गया और उसे देखने लगा। रुको, उसके बारे में क्या? जैसे ही उसने सैम की ओर इशारा किया, किसी ने पूछा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वो लड़की है जिसने सैम को चैलेंज किया था, जिसने संरचनाओं के बारे में पूछा। सैम ने आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय सभी लोगों में से उसका उल्लेख करेगी। लेकिन सैम ने कुछ नहीं कहा, वह बस नक्शे को देखता रहा जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। उसकी क्या खबर है? हैरी ने बगल से पूछा। कई लोगों को उत्सुकता भी होने लगी। जब वे हैरी के निर्देश सुनने में व्यस्त थे तो वे सैम के बारे में भूल गए। तुम्हें पता है कि उसने यहाँ के सभी लोगों को अकेले ही हरा दिया था ना? लड़की ने हैरी से ऐसे कहा जैसे उसके समझाने का इंतजार कर रही हो। वह टीम के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर वह इसमें शामिल नहीं होता तो हम बेहतर कर सकते हैं। हैरी ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि सैम इस ऑपरेशन में शामिल हो, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे कोई श्रेय मिले। इसलिए नेता के रूप में उनके पास जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल वह उन पर अत्याचार करने के लिए कर रहे हैं। वह इंतजार कर रहा था कि सैम उस पर आपत्ति जताए, लेकिन जिस पर आपत्ति जताई गई वह कोई और व्यक्ति है। यह कोई और नहीं बल्कि शॉन है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो हैरी? तुम उसे टीम से बाहर रखने जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी गांड मारी। शॉन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसने हैरी के असली इरादों का खुलासा कर दिया। शॉन ने हैरी को हिकारत से देखा। उसने एक ही हमले में हम में से लगभग सभी 50 लोगों को मार गिराया और आप कह रहे हैं कि वह इस लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। हैरी के उत्तर देने से पहले शॉन ने फिर कहा। जवाब में हैरी ने केवल खर्राटा लिया। फिर सैम अचानक घूमा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया, जैसे कि विषय उससे संबंधित नहीं है। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने वाला था, कोई चिल्लाया, इंतजार।
सैम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके कदम रुक गए और उसने देखा कि पहले से आ रही लड़की उसकी ओर आ रही है। वह उसके सामने रुककर बोली, मैं मेलिसा हूँ, क्या हम इस दौर के लिए टीम बनाएंगे? उसने विनम्र स्वर में सैम से पूछा। सैम ने ऊपर से नीचे तक जांच करते हुए उसकी ओर देखा। भले ही वह 3 देवियों जितनी सुंदर नहीं है, फिर भी वह एक दुर्लभ सुंदरता है। उसने युद्ध की पोशाक पहनकर अपने लंबे बालों को पोनीटेल में बांध रखा था। सैम ने उसके पूछने पर उसकी जांच की। क्यों? मुझे लगता है कि इस लड़ाई में आपके कौशल अधिक सहायक होंगे, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लेकिन सैम के जवाब ने उसे चौंका दिया। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं वह ये है कि मुझे आपके साथ टीम क्यों बनानी चाहिए? सैम के सवाल ने न सिर्फ उन्हें बल्कि बाकी सभी कैंडिडेट्स को भी हैरान कर दिया। जैसे ही उसने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रही है, सैम जाने वाला था। फिर उसने उसे रोका और कहा, मैं फॉर्मेशन टावर हेड की बेटी हूं। भले ही मैं एक रैंक वाला फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं फॉर्मेशन बिछाने में आपकी सहायता कर सकता हूं। सैम ने उसकी ओर देखा और कहा, आप मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। सैम ने ऐसे कहा मानो वह नहीं को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। मेलिसा ने सिर हिलाया और दोनों चलने लगे, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें फिर रोक दिया। ये कोई और नहीं बल्कि शॉन है। जैक उसके पास खड़ा है। सैम ने नाराजगी से भरी प्रश्नवाचक दृष्टि से शॉन की ओर देखा। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि अगर शॉन ने उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो वह उसे पीटने वाला है। ठीक है, आप देखिए, हमें यह हैरी लड़का पसंद नहीं है, तो क्या हम आपका अनुसरण कर सकते हैं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रतिभाशाली हूं और यहाँ मेरा दोस्त भी बुरा नहीं है। हम आपको नीचे नहीं खींचेंगे। हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे, शॉन ने विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। सैम ने सिर हिलाया और कहा, अपने आप को जो उचित लगे। फिर वे चारों चले गए। मैथ्यू झिझके कि क्या आपको उनका अनुसरण करना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। जब हैरी ने उनमें से 4 को जाते हुए देखा तो उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने महसूस किया कि उसने बहुत सारा सम्मान खो दिया है, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया है। केवल 4 लोग हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है, हैरी ने बाकी नए लोगों से कहा और फिर से उन्हें काम सौंपना शुरू कर दिया। देखने के मंच पर शहर के स्वामी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। अभी यहाँ कोई युवा पीढ़ी के लोग नहीं हैं क्योंकि वे सभी सीनियर्स की टीम में तीसरे दौर में शामिल हुए हैं। सभी दर्शक ये दृश्य देख रहे हैं। इस बीच जिस गुफा में ताज़ा लोग थे, उसी गुफा में वरिष्ठ लोग योजना पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र में फिलिप है, जैसा कि उसने सभी को निर्देश दिया था। भले ही फिलिप स्तर 5 अनुचर पर निम्न साधना स्तर के व्यक्तियों में से एक है, वह अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं और सभी वरिष्ठ उन्हें कमान देते हैं। उन्होंने कार्यों को व्यवस्थित करने का निष्कर्ष निकाला और फिर कहा, यदि आप किसी को काले कपड़े पहने हुए पाते हैं और उसके पास कोई कवच नहीं है और वह धनुष या लाठी रखता है, तब तक शामिल न हो जब तक कि समूह में 3 लोग न हो और आप सभी को कम से कम मध्य स्तर का अनुचर होना चाहिए। अन्यथा बस अपनी पूंछ घुमाओ और टीम के अन्य साथियों से मिलने के लिए दौड़ो। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो और दूसरों को सूचित करो, फिलिप ने गंभीर स्वर में कहा। सभी सीनियर्स को थोड़ी हैरानी हुई और किसी ने पूछा, फिलिप, ये लड़का कौन है कि तुमने उसे इतना ऊंचा मूल्यांकन दिया? उसकी साधना का स्तर क्या है? ठीक है, हमें दोस्त माना जा सकता है। जहां तक उसके साधना स्तर की बात है तो उसे लेवल 3 अनुचर स्तर पर होना चाहिए, फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ, लेवल 3 इक्वलिटी पर बस एक कचरा, वह मेरा है। हर कोई, यदि आप उसका सामना करते हैं तो उसे पकड़ लें और मैं आपके साथ 1000 स्पिरिट स्टोन का व्यापार करूंगा, काल ने अपने दस्ते के साथ निकलते हुए बगल से कहा। फिलिप ने केवल अपना सिर हिलाया और कहा, दोस्तों, मैं यहां अतिशयोक्ति करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उसने एक ब्लेजिंग अर्थ बुल को एक ही मौके में मार डाला जो लेवल 2 के शुरुआती चरण में है, जबकि वह शुरुआती चरण के केवल 9वें स्तर पर है। आप समझ सकते हैं कि उसकी युद्ध क्षमता कितनी महान है। जहां तक मुझे पता है, वह अब एक योद्धा जादूगर है और अग्निगुण वाला है। मुझे उसकी पूरी ताकत का पता नहीं है, लेकिन अगर वह बचना चाहता है और अंत तक जीवित रहना चाहता है तो उसके पास कई चालें हैं। गति कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, फिलिप ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने सभी को तितर बितर होने दिया और केवल फिलिप, मार्विन, पॉल, फ्रेया और हेली ही गुफा के अंदर मानचित्र देख रहे थे। हेली, तुम्हें क्या लगता है कि नए खिलाड़ियों की टीम का कमांडर कौन होगा? फिलिप ने पूछा।
मुझे लगता है कि हैरी कार्यभार संभालेगा, हेली ने निश्चितता के साथ कहा। तो आपको क्या लगता है टीम में सैम की क्या स्थिति होगी? उसने फिर पूछा। उनके चरित्र के बारे में मेरी समझ के अनुसार वह सैम को कोई ऐसा पद नहीं देंगे जिससे उन्हें अधिक श्रेय लेने में मदद मिले, हेली ने कहा। अगर वह सैम को कम से कम आधे समय के लिए बाधित करता है तो ये हमारे फायदे के लिए काम करेगा। अगर वह सैम जैसे उत्कृष्ट ट्रम्प कार्ड का भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकता है तो वह वास्तव में मूर्ख है, फिलिप ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर सैम की हरकतों को प्रतिबंधित कर दिया जाए और टीम द्वारा उसे नीचे खींच लिया जाए तो हम बिना किसी परेशानी के जीत जाएंगे, मार्विन ने कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सैम को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया है और उसे किसी भी आदेश का पालन नहीं करना है। वह अभी उस नदी पर है जिसने नए और वरिष्ठ दोनों के क्षेत्रों को विभाजित किया है। सैम ने उस पत्थर के रास्ते को देखा जो नदी पार करने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। उसने नदी के किनारे से देखते हुए इसे देखा। मेलिसा, शॉन और जैक उसके पीछे खड़े होकर उसे अजीब निरीक्षण करते हुए देख रहे थे। क्या आप जानते हैं ये कौन सी जगह है? सैम ने उनका सामना करते हुए उनसे पूछा। यह क्षेत्र की विभाजन रेखा है, हैरी ने कहा कि नदी को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए केवल यही एक पुल है और नदी खतरनाक पानी वाले जानवरों से भरी हुई है, मेलिसा ने कहा। सैम ने फिर सिर हिलाया और जारी रखा। अभी दोनों टीमों के स्काउट्स धीरे धीरे यहाँ अपना रास्ता बना रहे हैं ताकि वे पीछे कोई ट्रैक न छोड़ें, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसका उपयोग नदी पार करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कर रहे हैं इसका उपयोग उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है, सैम ने कहा और पुल की ओर मुड़ गया। शॉन, क्या तुम रास्ता नष्ट कर सकते हो? सैम ने लापरवाही से पूछा। सैम की बातें सुनकर उन तीनों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनके हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहे हैं। सैम, क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? मेलिसा ने धीरे से पूछा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पुल पार करने का एक और रास्ता है। गति को देखते हुए मुख्य दस्ते देर सुबह तक पुल के पास नहीं आएंगे और स्काउट्स को भी कुछ घंटे लगेंगे। अब दोनों टीमें जाल लगाने के लिए अंधेरे का उपयोग करेगी, इसलिए चिंता न करें। शॉन ने इसे बिना अधिक शोर के यथासंभव सुचारू बनाने की योजना बनाई है, सैम ने निर्देश दिया। शॉन कुछ नहीं कर सका और उसने अपने पृथ्वी तत्व नियंत्रण का उपयोग करके पत्थर के रास्ते को पूरी तरह से डुबो दिया। फिर सैम ने खूनी लकड़बग्घे की कुछ लाशें निकाली और उन्हें नदी में फेंक दिया जहां ये रास्ता हुआ करता था। जल्द ही बड़ी संख्या में मगरमच्छ जैसे जानवर मांस के पास इकट्ठा हो गए। ये रिवर गेटर्स और जलीय प्रकार के जानवर हैं। अभी सभी जानवर स्तर 2 के मध्य चरण पर हैं। जब उन्होंने 10 नदी गेटर्स को आते देखा तो वे धीरे धीरे पीछे हट गए। केवल सैम ही वहां रह गया और उसने नदी के गेटर्स को देखा जो धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ रहे थे। अचानक सैम ने एक अजीब आभा छोड़ी जिसे अन्य सभी लोग समझ नहीं सके, लेकिन उन्होंने देखा कि सभी नदी गेटर्स अपने रास्ते पर रुक गए और सैम के सामने झुक गए जैसे कि सम्मान दे रहे हों। सैम ने अपनी गोल्डन क्रो रक्त रेखा शक्ति जारी की। इससे पहले कि तीनों समझ पाते कि क्या हो रहा है, सैम ने कुछ आदेश दिए जिससे वे स्तब्ध रह गए। अपने सभी रिश्तेदारों को मेरी आज्ञा सुनाओ। किसी को भी आसानी से नदी नहीं ले जाना चाहिए। जो कोई भी इस क्षेत्र से नदी पार करने की हिम्मत करता है उसे तुम लोगों द्वारा रोका जाना चाहिए। तुम उन्हें केवल तभी पार करने दे सकते हो यदि तुम्हारी जान को खतरा हो, अन्यथा उन्हें बिल्कुल भी पार न करने दें। दोनों तरफ 1 मील की सुरक्षा करना आपका काम है, क्या आप समझते हैं? सैम ने नदी के गेटर्स को वैसे ही आदेश दिया जैसे वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहा है। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि सभी नदी गेटर्स ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। फिर सैम ने खूनी लकड़बग्घों की सभी लाशें निकाली और उन्हें नदी के गेटर्स को दे दिया। यह नदी की रक्षा करने के लिए आपका मुआवजा है। यदि आप लोगों को जान का खतरा है तो आप ड्यूटी रोक सकते हैं। आपको अपना जीवन दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें नदी पार करने दीजिए, सैम ने कहा और जैसे ही उसने ऐसा किया सभी नदी गेटर्स में से सबसे बड़ा आगे बढ़ गया और नदी में प्रवेश कर गया। सैम और अन्य लोगों ने उसकी पीठ पर कदम रखा। फिर नदी का गेटर तैरकर नदी पार कर गया और उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जानवर के चले जाने के बाद भी मेलिसा और अन्य लोग अभी भी अचंभित हैं क्योंकि वे स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। उपन्यास एक प्रतिभा का पुनः जन्म, निर्माता विनाशक। अध्याय 29 योजना। एक प्रतिभा का पुनः जन्म, निर्माता विनाशक। C29 योजना। नदी पार करने के बाद सैम और अन्य 3 एक अस्थायी सुरक्षित स्थान खोजने के लिए थोड़ी देर के लिए अलग हो गए।
एक सुरक्षित बिंदु ढूंढने के बाद जहां वे दोनों टीमों से बच सकते हैं, सैम और अन्य लोग योजना पर चर्चा करते हुए एक घेरे में बैठ गए। वहां एक खुला मैदान है जिसे विरोधी टीमों की गुफा तक पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। मुझे लगता है कि सीनियर्स टीम की स्काउटिंग टीमों का पहला बैच अपने क्षेत्र की खोज के बाद बेस पर लौटने के कुछ समय बाद मुख्य आक्रमण बल और समर्थन बल अंधेरे में लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक संकीर्ण मार्ग है जो पथ में प्रवेश करने और बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है क्योंकि पेड़ घने हैं और अन्य दो पक्ष दो जानवरों के झुंड के क्षेत्र हैं। अंधेरी हवा के भेड़ियों की मांद है और दूसरी तरफ असंख्य ब्रह्म सांप का क्षेत्र है। सैम ने मिट्टी पर नक्शे की रूपरेखा बनाते हुए कहा। अन्य तीन के चेहरे पर गंभीर भाव थे क्योंकि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए। खैर, कम से कम दो कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरा सैम के खत्म होते ही बोल रहा है। ओह सैम, आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं। भले ही वे मेरी जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वे ठीक हैं, शॉन ने आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ कहा। वे तीनों अवाक भाव से उसकी ओर देखने लगे। सैम ने शांत भाव से देखा और जैक को संभाला और फिर शॉन की ओर देखा, फिर जैक से दया भरे स्वर में कहा, इस आदमी को संभालना आपके लिए कठिन रहा होगा। जैक के हाव भाव पहली बार बदले जब उसने शॉन की ओर देखा और फिर सैम की ओर। सिर हिलाते हुए उसका चेहरा बेबसी से भर गया। सैम फिर अचानक खड़ा हुआ और शॉन जो उसकी बाईं ओर बैठा था उसके बट पर लात मार दी। शॉन सबसे पहले मिट्टी में मुंह के बल गिरा क्योंकि उसकी अहंकारी मुस्कान के माध्यम से ढेर सारी रेत सीधे उसके मुंह में चली गई। सैम, यह एक कुतिया की चाल है। मेरे सुंदर नितंब ने तुम्हें दंडित करने के लिए क्या किया है? तुम्हें मेरे नितंब से ईर्ष्या हुई होगी, ये देखकर कि तुम्हारा नितंब हड्डीदार है। शॉन खड़ा हुआ और सैम पर गुस्से से दहाड़ा। सैम ने कुछ नहीं कहा और तुरंत गायब हो गया और जैसे ही शॉन उसके पीछे आया, उसने फिर से उसके बट पर लात मारी। इस बार शॉन थोड़ा तैयार था और उसने अपने हाथों से खुद को सहारा देकर पहली बार गिरने से बचा लिया। जैसे ही वह राहत की सांस ले रहा था, एक और लात उसके नितंब पर पड़ी और शॉन जमीन पर लुढ़क गया। पफट! जब सैम ने शॉन के बट पर बार बार लात मारी तो मेलिसा और नहीं रुक सकी और हंसने लगी। इस बीच जैक शॉन को देख रहा है जो वास्तव में काफी परेशान और असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में भी यही तरीका अपनाने की जरूरत है, उसने सोचा। ट्रूस ट्रूस, मैं आपकी बात सुनूंगा और बाकी योजना के बारे में नहीं बोलूंगा। शॉन को जैसे ही समझ आया कि सैम ने सचमुच उसकी गांड क्यों मारी, उसने तुरंत बता दिया। सैम ने सिर हिलाया और फिर अपने द्वारा बनाए गए चित्र की ओर बढ़ा और जारी रखा। वास्तव में अकादमी ने गुफा के आसपास के लेआउट को लगभग समान रूप से व्यवस्थित किया है। हमारी नवसिखुआ टीम की गुफा के लिए हमें बांस के जंगल के अंदर एक संकीर्ण रास्ते से गुजरना होगा। जंगल के दोनों किनारों पर भी दो जानवरों के झुंड का कब्जा है। एक काला अयाल है गोरिल्ला और दूसरा विंग टेल्ड पैंथर है, सैम ने कहा। यह जानकारी सुनकर तीनों को आश्चर्य हुआ। पहले जब हैरी ने योजना समझाई तो उसने विभिन्न जानवरों की मांदों की ओर भी इशारा किया, लेकिन उन्होंने लेआउट के बीच इस अनोखी समानता पर ध्यान नहीं दिया। सैम ने उनके विचारों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। बात यह है कि अकादमी ये देखना चाहती है कि प्रतिभागी उस स्थिति का सामना कैसे करेंगे जब हमें एक ही दिशा से दुश्मनों का सामना करना होगा। जब टीम के सदस्य गुफा से आगे बढ़ेंगे और संकीर्ण रास्ते को पार करेंगे तो वे प्रवेश करेंगे जिस खुले मैदान का मैंने उल्लेख किया है। दो खुले मैदानों के बीच एक जटिल जंगल है जो समान रूप से दो हिस्सों में विभाजित है। उन सभी ने सिर हिलाया क्योंकि वे अब मूल लेआउट को समझ गए थे। हम प्रतियोगिता में कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हम गोले के लिए जा रहे हैं या मारने के लिए? जैक ने सवाल पूछा। मेलिसा ने भी सिर हिलाया जैसे कि वह भी जवाब चाहती हो और सैम के हैंडसम चेहरे की ओर देखने लगी। सैम के पहले से ही शैतानी रूप से सुंदर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जिसने उसे एक अनोखा शैतानी आकर्षण दिया। निश्चित रूप से हम मारने जा रहे हैं। भले ही हम सीनियर टीमों से क्षेत्र प्राप्त करने में सफल हो जाएं, हम अपनी टीम के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं और उन्हें स्वयं विलय नहीं कर सकते हैं। पूरी टीम हमारे खिलाफ है। सैम ने ऐसे कहा मानो ये स्पष्ट हो। तीनों के भाव बिल्कुल अलग अलग हैं। जैक ने सिर हिलाया जैसे कि उसे उत्तर की उम्मीद थी और शॉन की अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो वह अविश्वसनीय एकाग्रता के साथ सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। मेलिसा इस फैसले से हैरान थी। फिर सैम ने उसकी ओर देखा और समझाया, हालांकि आप सोच सकते हैं कि चोरी करना एक बेहतर तरीका है क्योंकि हमारे नंबर कम हैं। आप कुछ भूल रहे हैं। अभी हमारे लिए जो मायने रखता है वह है अंक। हम जितने अधिक अंक प्राप्त करेंगे उतनी अधिक रैंकिंग होगी। बड़ों को उम्मीद नहीं होगी हमें किसी भी तरह लड़ाई जीतनी है।
सैम ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। कम से कम इस तरह से हमारी व्यक्तिगत रैंकिंग थोड़ी ऊंची होगी। सैम समाप्त हुआ। ठीक है, क्या प्लान है? मेलिसा ने पूछा। बात यह है कि सीनियर टीम को खेती के स्तर पर फायदा है और वे स्पष्ट रूप से जानवरों के क्षेत्रों के बारे में जानते हैं और वहां बचाव के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे। यही बात नए खिलाड़ियों की टीम के लिए भी लागू होती है। लेकिन सीनियर टीम को यह नहीं पता है, हम पूरी तरह से अकेले हैं और वे मानदंडों के विरुद्ध कार्य करने की उम्मीद नहीं करेंगे। हम जो कर रहे होंगे वह ये है कि हम इस तरफ से संकीर्ण पैच रास्ते से बाहर निकलने पर एक बहुत ही बुनियादी जाल बिछाएंगे और इसे गुप्त संरचना के साथ छुपाएंगे। जहां तक मुझे पता है, कुछ कुलीन परिवार के उम्मीदवार जिन्होंने प्रदर्शन देखा था, वे आक्रमण संरचनाओं का उपयोग करके मेरे प्रति सतर्क हो सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। सैम रुका और फिर जैक की ओर मुड़कर बोला, आपको मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ करने के लिए शॉन का मार्गदर्शन करना होगा, क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए सुश्री मेलिसा के साथ निकलूंगा। आप लोगों को सावधान रहना होगा। जैक सहमत हो गया और शॉन ने केवल सिर हिलाया। जैसे ही मुख्य बल और उनका समर्थन मैदान छोड़ देगा, हम आगे बढ़ेंगे। हम जाल बिछाएंगे और रक्षा दल के साथ साथ रक्षा समर्थन को जाल की ओर बहा देंगे। हम ये कैसे करने जा रहे हैं? मेलिसा ने सैम से पूछा। तुम देखोगे, लेकिन पहले जाओ और जितना हो सके उतने पक्षी जैसे जानवरों को पकड़ो। तुम्हें इसे साफ सुथरे तरीके से मारना होगा क्योंकि मुझे उनके खून की जरूरत है। मैं कुछ आवश्यक जड़ी बूटियां इकट्ठा करूंगा, सैम ने कहा और चला गया। टीम के बाकी साथी भी चले गए। 1 घंटे के बाद सैम और अन्य लोग उसी स्थान पर मिले। शॉन 2 फीट गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा बनाओ, सैम ने कहा और तुरंत कुछ अजीब सी दिखने वाली जड़ी बूटियां निकाली जो लाल रंग की हैं। शॉन ने एक गड्ढा बनाया और सैम ने जड़ी बूटियों को कुचलना शुरू कर दिया और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और एक लाल रंग का तरल पदार्थ आया और उन्हें गड्ढे में डाल दिया। घास का सारा रस कुचलने के बाद सैम ने फिर कहा, सभी पक्षियों का खून निकालो और गड्ढे को भर दो। सभी लोग काम पर लग गए और गड्ढे को खून से भरना शुरू कर दिया। जब काम पूरा हो गया तो सैम ने उन्हें गड्ढे से वापस आने का इशारा किया और खून और पौधे के रस के मिश्रण को सुनहरी लौ से गर्म करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गड्ढे से एक मनमोहक खुशबू आई जिससे सभी को अजीब सा महसूस होने लगा। सांस मत लो, अपनी सांस रोको, सैम की चिल्लाहट ने उनके दिमाग को स्पष्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। जल्द ही सैम ने काम पूरा कर लिया और पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चमड़े के एक बड़े बैग में इसका तरल पदार्थ एकत्र किया। उसने ये सब विभिन्न थैलों के अंदर संग्रहित किया और उन्हें तीव्र गति से रखा। तब जाकर सभी ने राहत की सांसें छोड़ी। हम जा रहे हैं, अब तक मुख्य हमलावर टीम जा चुकी होगी। इससे पहले कि वे कोई निवारक उपाय करें, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ने की जरूरत है, सैम ने कहा और चला गया। बाकियों ने जल्दबाजी की, भले ही उनके पास कई प्रश्न थे जो वे पूछना चाहते थे। देखने के मंचों पर चारों बच्चे क्या कर रहे हैं? वे पक्षी जैसे जानवरों का शिकार कर रहे हैं और वह आदमी उस अजीब घास को इकट्ठा कर रहा है। ओह, आखिरकार वे मिल गए। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे कोई मनगढ़ंत कहानी या कुछ और बना रहे हैं? मिश्रण क्या है? उनके रूप को देखकर लगता है कि उन पर कुछ अजीब प्रभाव पड़ रहा है। हर कोई सैम और उसके ग्रुप की अजीब हरकतों की चर्चा कर रहा है। केवल कुछ जानकार लोग ही सैम की योजनाओं के बारे में कुछ विचार रख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ी उलझन महसूस हुई। असल में सैम को इस घास का उपयोग करने का ज्ञान पशुधन से मिला क्योंकि यह केवल असंख्य भ्रम सांप क्षेत्र के पास ही उपलब्ध है। बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। सैम और अन्य लोग तेजी से लेकिन चुपचाप आगे बढ़े और आखिरकार वे संकरे रास्ते से बाहर निकलने वाले क्षेत्र में पहुंच गए। वे आक्रमण दल और सहायता दल द्वारा छोड़े गए ट्रैक को हल्के से देख सकते थे। सैम ने अनुमान लगाया कि कम से कम 40 लोग घूम रहे हैं। सैम और अन्य लोग रुके और जांच की कि क्या टीम द्वारा कोई जाल या घात छोड़ा गया है। जब उन्होंने पाया कि कोई जाल नहीं है तो सैम को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक मेलिसा बोली, दरअसल लड़ाई में बुनियादी जाल का इस्तेमाल करना आम बात नहीं है क्योंकि खेती करने वाले इन्हें आसानी से सूंघ सकते हैं। यही कारण है कि आप जिस तरह का जाल लगाने जा रहे हैं, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं। सैम ने सिर हिलाया और अपना आदेश शुरू किया। शॉन, तुम्हें सभी बिंदुओं पर कम से कम 12 फीट गहरे गड्ढे खोदने होंगे। मैं निशान लगाने जा रहा हूं। गड्ढे गोलाकार आकार में होने चाहिए, जिनका व्यास कम से कम 1 मीटर हो। हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा।
यदि मैं गलत नहीं हूं, स्काउट्स का अगला बैच नए खिलाड़ियों की टीम के मुख्य आक्रमण बल के निशानों की तलाश में आएगा। तब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सैम ने कुछ ही मिनटों में संरचना तैयार करना समाप्त कर दिया। इस गति ने अन्य तीनों को, विशेषकर मेलिसा को, स्तब्ध कर दिया। उसने ये गति तभी देखी जब उसके पिता ने एक बहुत ही बुनियादी प्रथम रैंक संरचना निर्धारित की। लेकिन उसके पिता रैंक 2 फॉर्मेशन मास्टर हैं। जब सैम का काम पूरा हो गया तो उसने उनके आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए जैक कवर, मेलिसा, जैसे ही शॉन ने एक गड्ढा खत्म किया, आप अपने जल तत्व का उपयोग करें और अंदर एक दलदल बनाएं। जब वे इस ऊंचाई से गिरे तो दलदल को उन्हें कम से कम घुटने तक गहरा झटका देना चाहिए। मेलिसा, जब आप एक दलदल बना रहे हो तो आपको सारा तरल पदार्थ गड्ढे के अंदर गिरा देना चाहिए। शॉन, ये काम पूरा करने के बाद आप छेद के मुंह को मिट्टी की बहुत पतली परत से बंद कर देंगे, खोदे जाने के निशान। सैम ने कहना समाप्त किया और मेलिसा ने तुरंत पूछा, सैम, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये सामान्य जाल काम करेंगे? सैम मुस्कुराया और उसे तुरंत उत्तर नहीं दिया। फिर उसने अंधेरे आकाश की ओर देखा और कहा, सुश्री मेलिसा, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वह मजबूत हो गया है तो वह सबसे बुनियादी खतरों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। अब वरिष्ठ सोच रहे होंगे कि वे हमसे ज्यादा मजबूत हैं और वास्तव में ये सच है। इसलिए थोड़ा आत्मसंतुष्ट होना स्वाभाविक है। हम उनके खिलाफ इसका उपयोग करने जा रहे हैं। वे हमसे इन बुनियादी जालों का उपयोग करने की उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि वे मेरे बारे में जानते थे और छिपने की संरचना दृश्य प्रकार की है, इसलिए वे कोई अंतर नहीं देख सकते हैं और वे केवल हमारे जाल लगाने से पहले का क्षेत्र देख सकते हैं। जब वे आएंगे तो आप समझ जाएंगे। वह रुके और फिर तीनों को संबोधित किया, हमारे द्वारा खोदे गए 10 गड्ढों में से कुल 4 मेरे हैं और बाकी तुम्हारे हैं। उन्होंने सिर हिलाया। दरअसल वे वास्तव में इन जालों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है शॉन और मेलिसा, कृपया इसे जल्द से जल्द खत्म करें। जैक, क्या आपके पास कोई लंबी दूरी का हमला है? सैम ने पूछा। जैक ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सैम ने भी पीछा नहीं छोड़ा और तैयारी शुरू कर दी और दूसरी तरह का पौधा निकाला और उसका जूस बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा और उसे जाने दिया। शॉन और मेलिसा कुशल हैं और उन्होंने इसे आधे घंटे में पूरा कर लिया। सैम ने भी अपनी तैयारी पूरी करते हुए कहा, तुम लोग पेड़ों में छिप जाओ और कुछ देर गड्ढों से दूर रहो। मैं जल्द से जल्द लोगों को फुसलाकर बाहर निकाल दूंगा। सैम ने कहा और जाने वाला था। क्या तुम ये अकेले कर पाओगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मेलिसा ने पूछा और जैक ने भी उसकी ओर देखा। सैम ने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चला गया। सैम की सुंदर मुस्कान को देखकर मेलिसा अचंभित रह गई। सैम को ध्यान नहीं रहा और वह अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने लगा। इस बीच देखने के मंच पर सैम और उसके समूह की हरकतें देखकर सभी दर्शक भी काफी हैरान हो गए। कुलीन बुजुर्गों में से एक ने व्यंग्य किया, ये लोग अभी भी यह सोचने के लिए बहुत भोले हैं कि ये आम जाल काम करेंगे। वे वास्तव में सोचते हैं कि वे खुद को जीत सकते हैं। वे युवा मास्टर हैरी के नेतृत्व को छोड़ने के लिए बहुत अहंकारी हैं। ये लड़का सिटी लॉर्ड हवेली के बुजुर्गों में से एक है। सिटी प्रभु ने भी सिर हिलाया और कहा, वे वास्तव में भोले हैं, विशेष रूप से काले रंग का सैम नाम का युवक। वह मजबूत है, लेकिन अगर वह सोच सकता है कि वह अपने छोटे समूह के साथ सीनियर टीम के सभी लोगों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो वह वास्तव में मूर्ख है। मैं किसी टीम में शामिल न होने की सोच के साथ वास्तव में यह मत सोचिए कि वह स्टारवुड अकादमी में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से फिट है। सिटी लॉर्ड ने स्टारवुड अकादमी के देखने के मंच की ओर देखते हुए बात की। सभी सरदारों ने तुरंत पकड़ लिया कि वह क्या कहना चाह रहा है। शहर का स्वामी सैम से निपटना चाहता है और चाहता है कि वह अकादमी में दाखिला न ले। यदि वह अकादमी में प्रवेश करता है तो वह अकादमी के संरक्षण में होगा और उसके खिलाफ कदम उठाना पूरी अकादमी को भड़का रहा है। सभी रईसों ने तुरंत सिटी लॉर्ड के समान धुन गाना शुरू कर दिया और कहा, सिटी लॉर्ड वास्तव में सही है। ये लड़का एक ही समय में क्रूर और महत्वाकांक्षी है। उसने सारा श्रेय खुद हासिल करने के लिए टीम छोड़ दी। वह वास्तव में अकादमी में शामिल होने के लिए अयोग्य है। क्रिम्सन फ्लेम परिवार के प्रमुख ने कहा, मुझे लगता है कि सिटी लॉर्ड सही है। मैं भी। सभी कुलीन परिवार के मुखिया सहमत हो गए। केवल 4 टावर प्रमुख और एवरग्रीन परिवार चुपचाप देख रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि प्रिंसिपल क्या सोचते हैं, सहसा नगर स्वामी ने पूछा तो सब चुप हो गए। पहले बोलने वाले सभी महानुभाव बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले और सिर्फ प्रोजेक्शन देखते रहे।
ये देखकर सिटी लॉर्ड ने बहुत ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल एक बुद्धिमान निर्णय लेंगे। यह एक छिपा हुआ खतरा है। सभी लोगों ने समझा कि नगर स्वामी बड़ा गंभीर है। ये तय करना आपका अधिकार नहीं है कि अकादमी में किसे शामिल होना चाहिए या किसे नहीं। क्या ये सही नहीं है सिटी लॉर्ड? सिटी लॉर्ड की धमकी के बाद प्रिंसिपल ने सीधे बात की। पहले बोलने वाले सभी लोगों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सिटी लॉर्ड ने सिर्फ नाक भान सिकोड़ी और कुछ बोला भी नहीं। देखो, वह भेड़ियों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। भीड़ में से किसी ने बोला और सभी ने तुरंत अपना ध्यान प्रक्षेपण की ओर घुमाया और काफी आश्चर्यचकित हुए। सैम वास्तव में सीनियर टीम गुफा क्षेत्र के पास डार्क विंड वोल्स क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। डार्क विंड भेड़िए दोहरी तात्विक विशेषता वाले हैं, अंधेरा और हवा। सैम इन भेड़ियों का इस्तेमाल सीनियर टीम के खिलाफ करने जा रहा है। सैम ने कुछ देर इंतजार किया और जैसे ही आसमान में हल्की सी रोशनी हुई, वह आगे बढ़ गया। भोर आ गई। वह इलाके के काफी अंदर चला गया और जल्द ही उसे भेड़ियों की मुख्य मांद का पता चल गया। सैम ने अपनी आभा पूरी तरह छिपा ली और एक छिपे हुए कोने से भेड़ियों को देखा। उसे झुंड का अल्फा दिखाई देता है जो स्तर 2 के अंतिम चरण में है। सभी भेड़िए उसके करीब हैं। सुबह होते ही सभी भेड़िए एक एक करके धीरे धीरे जाग रहे थे। सैम ने उनकी ओर देखा और तुरंत कई छोटी कांच की बोतलें निकाली जो हरे तरल पदार्थ से भरी हुई थीं। ये पौधे का रस है जिसे सैम ने जाल लगाते समय बनाया था। सैम ने बुरी मुस्कान दी और अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस बीच नवसिखुआ गुफा में हैरी और केवल एक अन्य व्यक्ति गुफा में बचे थे क्योंकि उन्होंने बाकी सभी को बाहर भेज दिया था। वह मंच की ओर चला और चांदी का गोला लिया और उसे एक चमड़े की थैली के अंदर रखा और अपनी बेल्ट पर लटका लिया। फिर वह दूसरे आदमी की ओर मुड़ा और बोला, एक मोटी मिट्टी की दीवार बनाओ। दूसरा लड़का काफी घबराया हुआ था और उसने सिर्फ सिर हिलाया। इसके बाद उसने एक मंत्र का प्रयोग किया और चबूतरे के सामने एक मिट्टी की दीवार बन गई जिससे चबूतरा छिप गया। ये हो जाने के बाद हैरी ने सिर हिलाया और कहा, बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। फिर वह दूसरे लड़के के साथ बाहर चला गया। जब वे बाहर आए तो बाकी सभी नए उम्मीदवार कुछ देर तक बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। मैथ्यू ने हैरी की ओर देखा और पूछा, देरी किस बात की? कुछ नहीं, हम अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर मिट्टी की दीवार बना रहे थे। हैरी ने लापरवाही से कहा। किसी को उस पर शक नहीं हुआ और हैरी मैथ्यू सहित अन्य 30 सदस्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगा। वे दल के आक्रमण दल थे और स्काउट दल तथा घात दल पहले ही निकल चुके थे। गुफा में केवल 20 लोग बचे हैं। हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जताई कि 20 बहुत कम है और पर्याप्त नहीं है। हैरी ने नहीं सुनी और बस उन्हें यहीं रखा और अन्य 20 लोगों को खुले मैदान के किनारे छोड़ दिया गया और शेष लोग स्काउट्स और घात दस्ते हैं। हैरी ने दूसरों से गोले का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। क्षेत्र के विलय के बिंदु 50 हैं, जो कि यदि उसने ऐसा किया तो अन्य लोगों से बड़ी संख्या में अधिक हो जाता है। उसे वास्तव में अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा नहीं था कि वे उसे ऐसा करने देंगे, इसलिए वह गेंद को अपने साथ ले गया। अगर उनकी टीम के सदस्यों को पता होगा तो वे सहमत नहीं होंगे क्योंकि इसे बाहर ले जाना खतरनाक है और अगर उन्हें पता होगा तो इससे सीनियर टीम को मदद मिलेगी। लेकिन सीनियर टीम को जानना बिल्कुल असंभव है, या ऐसा उसने सोचा। C30 योजना निष्पादित। जैसे ही सभी लोग गुफा से बाहर निकले और चलने लगे तो मिट्टी की दीवार के पीछे मिट्टी के भीतर से 3 लोगों की एक टीम निकली। हमें वास्तव में इन नए लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, विशेष रूप से उस लड़के हैरी को। उसने हमारे लिए इसे बहुत आसान बना दिया। तीनों में से एक ने कहा, ये हैरी वास्तव में नहीं बदलेगा, वह केवल अपने बारे में परवाह करता है। अगर उसने उस आदमी को काले कपड़े में इस्तेमाल किया होता तो हमारे लिए मुश्किल समय होता। दूसरे आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, वह सदाबहार परिवार से है और उन्होंने अन्य महान बच्चों के साथ दूसरा दौर भी देखा। वास्तव में वह आदमी कौन है? यहां तक कि फिलिप ने भी सतर्क रहने के लिए कहा। शेष व्यक्ति उत्सुकता से बोला, ठीक है, वह फिलिप का दोस्त है और लावा रॉक गांव से आया है। वह न केवल युद्ध में राक्षस है और एक ही समय में कई विरोधियों से मुकाबला करता है, वह वास्तव में तीरंदाजी और फॉर्मेशन में भी कुशल है। आप लोगों ने नहीं देखा क्या उसने दूसरे दौर में ऐसा किया? उसने वास्तव में फॉर्मेशन का उपयोग करके शीर्ष 100 को हरा दिया और बाकी शीर्ष 10 में से हैरी सहित सभी 4 लोगों ने लड़ने से पहले ही हार मान ली। एवरग्रीन परिवार के लड़के ने कहा, वह वास्तव में अच्छा है। हैरी के चरित्र को देखते हुए उसने उसके प्रति द्वेष रखा होगा और उसे उचित अवसर नहीं दिया और उसे स्काउट्स टीम या कुछ और में रखा। दूसरे लड़के ने उत्तर दिया,
ठीक है, अब समय आ गया है, हमें हैरी और उसकी टीम को रोकने के लिए फिलिप और हमलावर दस्ते को सूचना भेजने की जरूरत है। हमने जितना सोचा था, हम उससे कहीं ज्यादा आसानी से इसे जीतने जा रहे हैं। उसके खत्म होते ही वे तीनों सुरंग में घुस गए। फिर वे गुफा के पीछे से निकले। वहां करीब 7 लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये स्काउट दस्ता है जो फ्रेशमैन टीम के मुख्य आधार की स्काउटिंग के लिए जिम्मेदार है। सुरंग में प्रवेश करने वाले 3 लोग लेट स्टेज अर्थ एलिमेंटल जादूगर एकोलिट्स हैं। अंधेरा होने पर क्षेत्र में घुसपैठ करने का निर्णय उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे ही उन्होंने बाकी 7 सदस्यों को सूचना दी, एक आदमी ने एक कागज निकाला और सब कुछ लिख दिया। फिर उसने धनुष बाण निकाला। उसने कागज को तीर में बांधा और बांस के जंगल की ओर चला दिया। वह एक पवन तत्व जादूगर योद्धा है। तीर हवा को चीरता हुआ आसानी से एक पेड़ तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। एक आदमी अंधेरे से निकला और उसने तीर से कागज लिया और उसे फिर से एक निश्चित दिशा में मारा, जहां से दूसरे आदमी ने उसे उठाया। ये लोग दूसरी स्काउट टीम से हैं। दरअसल सैम ने यह अनुमान लगाने में गलती कर दी कि स्काउट टीमें अभी भी नदी पार नहीं कर पाई हैं। पत्थर का रास्ता तोड़ने से पहले ही उन्होंने नदी पार कर ली। इसलिए 20 लोग वहां से निकले और जानकारी बेस और फिर हमलावर दस्ते को भेज दी। वरिष्ठों की आक्रमण टीम में केवल 20 लोग हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक अंतिम चरण में हैं और अन्य कम से कम मध्य चरण के चरम पर हैं। उनमें से अधिकांश योद्धा जादूगर हैं। जब तक हमलावर टीम को सूचना मिली, तब तक वे नदी पार करने के करीब पहुंच चुके थे। बोलते समय टीम के नेता मुस्कुराए। नए खिलाड़ियों की टीम का टीम लीडर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अनुमान लगाया था, हैरी, सिटी लॉर्ड का बेटा। जानकारी कहती है कि चांदी का गोला उसके पास है और यहां तक कि उसकी टीम के सदस्यों को भी इसके बारे में पता नहीं है। अगर हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं, हम नदी पार करते हैं और दूसरी ओर घात लगाते हैं। अन्य लोग भी तेजी से आगे बढ़ने के कारण उत्साहित हो गए, लेकिन जब उन्होंने नदी को पार करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपना उत्साह छोड़ दिया। नदी के ऊपर कोई सामान्य पत्थर का रास्ता नहीं है। टीम लीडर ने दांत पीसते हुए कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके इसे पार करना होगा। चलो चलें। जल तत्व जादूगर और योद्धा जादूगर, आप लोग पहले आगे बढ़ें। 20 में से 5 लोग चले गए। उनमें से 4 जल तत्व वाले जादूगर हैं और 5वां जादूगर योद्धा है। उनमें से सभी मध्य चरण के चरम पर हैं, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जो अनुचर के अंतिम चरण में है। वे चारों चलते चलते पानी में घुस गए और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके पानी के प्रतिरोध को कम कर दिया। टीम के बाकी सदस्य भी पीछे से उनका पीछा कर रहे हैं। जब वे नदी के प्रवाह के बीच में थे तो अचानक नदी का प्रवाह रुक गया। सभी सदस्यों ने घबराकर इधर उधर देखा तो जोर जोर से घूंट पीने लगे। वे नदी के गेटरों से घिरे हुए हैं। अचानक सभी नदी के दरवाजों ने हमला कर दिया और उन्हें काटना शुरू कर दिया। जब वे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे तो टीम लीडर चिल्लाया, हटो। लेकिन वे काफी धीमे हैं और दोनों तरफ से काफी दूर हैं। फिर वे रिवर गेटर्स के हमलों को रोकते हुए निर्णायक रूप से आगे बढ़े। काफी संघर्ष के बाद उन्हें एक मौका मिला, लेकिन एक आदमी चिल्लाया, शैतान, घृणित जानवर। वह चिल्लाया क्योंकि उसने अपना टोकन तोड़ दिया और गायब हो गया। उसके बाद 2 महिलाओं सहित अन्य 3 लोगों ने भी अपने टोकन तोड़ दिए। ये चारों अग्नि तत्व के प्रयोक्ता हैं। उनमें से एक योद्धा जादूगर भी है। ये सभी लेट स्टेज हैं। टीम के बाकी सदस्य मन ही मन कसमसाने लगे और वे बदहवास होकर दूसरी ओर बढ़ने लगे। जब तक वे दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने अपनी टीम का एक और साथी खो दिया और टीम में केवल 15 लोग बचे थे। अरे, ये जंगली जानवर, मैं उन सभी को मारना चाहता हूं। एक आदमी खड़ा होते ही चिल्लाया, रुको, हमें एक सुरक्षित स्थान की ओर जाने की जरूरत है। हमें जितनी जल्दी हो सके आक्रमण टीम को शामिल करना होगा। टीम लीडर ने उस व्यक्ति को रोका और बाकी लोगों को जंगल की ओर ले गया। इस समय व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शक सिटी लॉर्ड की ओर देखते हुए फुसफुसा रहे हैं। वे वास्तव में हैरी की हरकतों से निराश हैं। जब तक वे चर्चा से गर्म हो रहे थे, तब तक उन्होंने नदी गेटर्स द्वारा हमला टीम पर हमला करने और उनमें से 5 को खत्म करने का दृश्य देखा। उनके जबड़े झुक गए। उन्होंने वह दृश्य देखा जब सैम ने रिवर गेटर्स को आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में काम करेगा। फिर उन्होंने स्कोरबोर्ड में बदलाव देखा। सैम के नाम के आगे 5 अंक हैं। अंक हासिल करने वाला पहला व्यक्ति किसी वरिष्ठ के बजाय एक नया खिलाड़ी सैम है। रिवर गेटर्स के हमलों को उसके अंक के रूप में कैसे गिना जा सकता है? सिटी लॉर्ड हवेली से एक बुजुर्ग चिल्लाया। उसने जानवरों को हमला करने की आज्ञा दी और उन्होंने उसका पालन किया।
इस प्रकार वे उसके अधीनस्थ हैं, हम उन्हें उसके हथियार भी कह सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अंक उसके हैं। यहाँ तक कि परीक्षण मैदान की गठन भावना ने भी इसे स्वीकार कर लिया। क्यों, क्या आप ऐसा करते हैं? समस्या लीजिए। अकादमी के मंच से एक बुजुर्ग ने कहा। सब चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। फिर अचानक स्कोर बोर्ड फिर बदल गया क्योंकि सीनियर टीम के 10 सदस्यों के पास अंक दिखाई देने लगे। तब सभी ने देखा कि गुफा में सीनियर्स टीम की स्काउट्स टीम ने डिफेंस पर हमला किया और उन्हें बाहर निकाल लिया। नए लोगों में से केवल एक लड़का बचा है। वह कोई और नहीं बल्कि ओलिवर है। उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी उंगलियां पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। बुजुर्ग ने कहा कि उसे लड़ने या कुछ और करने से कम 1 महीने तक उंगलियों को आराम देने की जरूरत है। इसीलिए उसे यहीं छोड़ दिया गया और गुफा के चौकीदार के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक सीनियर ने उनसे सवाल किया, क्या आप सैम को जानते हैं? हाँ, उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया। जैसे ही उसने नाम सुना, वह अनजाने में ठंडे पसीने में बह गया। उन्होंने खुद तो नोटिस नहीं किया, लेकिन सीनियर्स ने नोटिस किया। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, वह अब कहाँ है? उसे कौन सा क्षेत्र सौंपा गया है? सीनियर ने फिर पूछा। ओलिवर ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और धीमी आवाज में कहा, वह टीम के साथ भाग नहीं ले रहे हैं। वरिष्ठों ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, आपका क्या मतलब है? फिर ओलिवर ने जो कुछ हुआ उसे बताया और सीनियर्स का मूड उदास हो गया। हमें इसकी सूचना फिलिप को देनी होगी, उनमें से एक ने कहा और एक कागज निकाल लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता कि बहुत देर हो जाएगी। इस बीच भेड़ियों की मांद में सैम ने आखिरकार अपनी तैयारी पूरी कर ली और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ते हुए उसके प्रत्येक हाथ में एक बहुत छोटा कांच का कंटेनर था। सैम ने फिर कंटेनरों को फेंक दिया और भंडारण से एक और कंटेनर निकाल लिया। ठीक वैसे ही इससे पहले कि भेड़िए प्रतिक्रिया कर पाते, उसने हरे तरल के साथ बहुत सारे कंटेनर फेंक दिए। नीली आंखों वाले काले भेड़िए हरे तरल से उत्सर्जित हरे वाष्प को अंदर ले गए और जलन से कांपने लगे। उन्होंने सैम की ओर देखा जो भाग रहा है और अल्फा सहित सभी भेड़िए उसका पीछा करने लगे। सैम एक निश्चित गति से दौड़ा। वह भेड़ियों को दिखाई देता है लेकिन उनके बीच लगातार दूरी बनाए रखता है। वह सीधे सीनियर्स टीम की गुफा की ओर भागा। कुछ देर तक दौड़ने के बाद अचानक गुफा का प्रवेश द्वार उसके सामने आया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। फिलिप भेड़िए किसी का पीछा कर रहे हैं, वह उन्हें इस ओर ले जा रहा है। कोई व्यक्ति जो गुफा के बाहर निगरानी की ड्यूटी पर था, दौड़कर अंदर गया और बोला। फिलिप और अन्य लोग बाहर भागे और देखा, उन्होंने सैम को नहीं पहचाना क्योंकि सैम ने अपने कपड़े बदले और अपना चेहरा ढक लिया। वह आगे आगे भागा और भेड़िए उसके पीछे पीछे भागे। गुफा के अंदर कुल 30 लोग हैं और वे सभी बाहर आ गए और आने वाले भेड़ियों को डर से देखने लगे। जब उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को देखा तो वे सभी उसके सभी पूर्वजों को यहाँ भेड़ियों को लुभाने के लिए बधाई देना चाहते थे। फिलिप ने टीम के सदस्यों की ओर देखा और कहा, यह आदमी निश्चित रूप से एक नया आदमी है। उसने गलती से भेड़ियों को उकसाया होगा और उन्हें यहाँ लाया होगा। हमें गोला लेना होगा और इस जगह से बाहर जाना होगा। चलो चलते हैं। वे सभी अंदर गए और फिर स्तब्ध होकर स्क्रीन की ओर देखने लगे। उन्होंने 5 नाम देखे जो धुंधले हैं। वे सभी हमलावर दस्ते से हैं। धिक्कार है, वहां पहले से ही हमलावर दस्ते के लोग हैं जो खत्म हो गए हैं। किसी ने दांत से कहा। फिलिप को भी काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने देर नहीं की और कहा, पॉल, गोला ले लो, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। गुफा में सभी रक्षा दल संकरे रास्ते की ओर बढ़े और फिर दूसरी रक्षा दल से मिले जिसमें 20 सदस्य थे। अब सभी 50 सदस्य संकरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। यद्यपि उनके पास 50 सदस्य थे, फिर भी भेड़ियों से लड़ने का विचार उनके मन में भी नहीं आया। वे बस भागते रहे। लेकिन वे सैम और वोल्स से तेज कैसे हो सकते हैं? जल्द ही सैम भेड़ियों के साथ समूह से मिला। जो समूह व्यवस्थित था वह अचानक अराजक भीड़ बन गया और वे सभी रास्ते की ओर भागते हुए भेड़ियों से बचाव करने लगे। सैम ने अपनी मूल पोशाक को ढकने वाले कपड़े उतारकर फेंक दिए। फिर उसने एक बड़ा कांच का कंटेनर निकाला जिसमें वही लाल तरल पदार्थ था जो उसने बनाया था और अपनी सांस रोकते हुए उसे युद्ध के बीच में फेंक दिया। लाल तरल द्वारा उत्सर्जित वाष्प को अंदर लेते ही भेड़ियों और अभ्यर्थियों को चक्कर आने लगे। फिलिप ने सैम और उसके द्वारा फेंके गए तरल पदार्थ को देखा और तुरंत शाप दिया, भाड़ में जाओ, अपनी सांसें रोको और इस क्षेत्र से बाहर चले जाओ, उसने कहा और वह संकरे रास्ते की ओर बढ़ा और बड़ी कठिनाई से उसमें प्रवेश किया। सैम युद्ध क्षेत्र के पीछे चला गया और रास्ते में उनका पीछा नहीं किया। उसने उन लोगों को देखा जो भेड़ियों के साथ जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे।
भेड़ियों की खेती उन्हें इंसानों जितना बुद्धिमान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानवू अपनी उच्च श्रेणी की रक्त वंशावली के कारण बुद्धिमान है। जैसे ही लाल धुआं छंटा, सैम बेहोश वरिष्ठों की ओर बढ़ा। 50 में से आधे बेहोश हो गए। सभी जानवर बेहोश हो गए क्योंकि वे इतने बुद्धिमान नहीं थे कि अपनी सांस रोक सकें। सैम ने धीरे धीरे सीनियर्स के टोकन तोड़ दिए। वे गायब हो गए और सैम ने भेड़ियों को देखा और विचार किया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि वह संकरे रास्ते के अंदर चला गया। सैम रास्ते के दूसरे छोर से बाहर आया और मेलिसा, जैक और शॉन को देखा। मेलिसा की अभिव्यक्ति हर्षित है और शॉन की मुस्कुराहट है। केवल जैक हमेशा की तरह शांत है। सैम ने गड्ढों को देखा और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया। फिर उसने मेलिसा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा है? तभी तीनों ने सैम को देखा और लगभग उछल पड़े। सैम, तुम मेरे जैसे सुंदर नहीं हो, इसलिए यदि तुम लोगों को इस तरह आश्चर्यचकित करोगे तो तुम उन्हें मौत तक डरा दोगे, शॉन ने व्यथित स्वर में कहा। मेलिसा और जैक दोनों ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। सैम कुछ नहीं बोला और सीधे उसके बट पर लात मार दी। खेद खेद। जैसे ही सैम अपनी बात जारी रखने वाला था, शॉन ने विनती की। फिर सैम धीरे धीरे गड्ढों की ओर चला और अंदर के लोगों को देखा। अंदर सभी वरिष्ठ कोस रहे हैं। धिक्कार है, हम उनके जाल में फंस गए। हमारा काम हो गया। ये घृणित विचार लेकर कौन आया? मैं उन्हें मारना चाहता हूं। दरअसल इस बार सभी सीनियर बेहोश नहीं हैं। भले ही सैम और अन्य लोगों ने तरल पदार्थ गिराया हो, काफी समय हो गया है और छेद बंद होने के बावजूद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। यही कारण है कि बुजुर्ग बेहोश होने की बजाय सिर्फ कमजोरी महसूस कर रहे हैं। सैम धीरे धीरे दूसरे गड्ढों की ओर बढ़ा और आखिरकार उसे कोई मिल गया। उसने गड्ढे में देखा, संयोग से सैम के सभी दोस्त उस गड्ढे के अंदर हैं। फिलिप, मार्विन, फ्रेया, हेली और पॉल सभी सैम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे हैं। बर्फ जैसी ठंडी हेली भी गुस्से में दिख रही है। सैम, क्या तुम और भी घृणित हो सकते हो? मार्विन गड्ढे से चिल्लाया। तुम्हें देखकर भी अच्छा लगा, मार्विन, सैम व्यंग्य में बोला। फिर उसने फिलिप की ओर देखा और कहा, फिलिप, तुम्हें कमांडर बनने की उम्मीद नहीं थी। मैं भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मैंने सोचा कि हैरी के चरित्र के आधार पर वह आपकी भागीदारी को दबाने की कोशिश करेगा। फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही वह गुस्से में है लेकिन बाकी चारों से बेहतर मूड में है। ठीक है, आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं। आप लोगों ने उनकी बुद्धि को अनावश्यक रूप से उच्च मूल्यांकन दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है और जो मैं चाहता हूं वह करता हूं। फिर उसने मेलिसा और अन्य लोगों को आने का इशारा किया और उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, इन लोगों ने मेरा अनुसरण किया और यहाँ हम सीनियर टीम का आधा हिस्सा तैयार कर रहे हैं। सैम समाप्त हुआ। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर फिलिप और अन्य तुरंत उसी गड्ढे में दफन होना चाहते हैं। उन्हें लगा कि सीनियर टीम के प्रदर्शन के लिए ये साल सभी सालों में सबसे शर्मनाक है। मैंने एक बात का अनुमान सही लगाया। तुम सचमुच परेशान करने वाले हो, फिलिप ने कहा और पॉल को इशारा किया, जिसने अपनी जेब से सुनहरा गोला निकाला और सैम की ओर फेंक दिया। सैम ने इसे पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद, मैं आप लोगों को रात्रि भोज पर खिलाऊंगा, इसलिए उसके ठीक होने पर आपत्ति न करें। अगली बार कम से कम हमें तुमसे लड़ने तो दो यार। तुम बहुत निर्दयी हो, तुम हमें लड़ने का मौका भी नहीं दे रहे हो और सीधे हमें हरा रहे हो, मार्विन की तरफ से शिकायत की गई। सैम ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। सभी ने अपने अपने टोकन निकालकर तोड़ दिए। सैम के अंक 5 और बढ़ गए। फिर वह अन्य 3 की ओर चला गया। फिर उन्होंने कहा, आप लोग अन्य गड्ढे ले सकते हैं, मेरे पास पर्याप्त फसल थी। और फिर वह एक पेड़ की ओर बढ़ा और आराम करने के लिए उसके सामने झुक गया। तीनों ने सिर हिलाया और दूसरे गड्ढे की ओर चल दिए। शॉन और मेलिसा ने 7-7 अंक लिए और जैक को 6 अंक मिले। फिर उनमें से 3 सैम की ओर चले और उसके ठीक होने का इंतजार करते हुए बैठ गए। जैसे ही सैम ने अपनी आंखें खोली, मेलिसा ने पूछा, सैम, तुमने ये कैसे किया? सैम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वास्तव में ये काफी सरल है। लाल घास असंख्य भ्रम सांप के क्षेत्र से है और यह केवल वहीं उगती है। इसे दिमाग सुन्न करने वाली घास के रूप में जाना जाता है। यदि इसे पक्षी प्रकार के जानवरों के खून के साथ मिलाया जाता है, जो कि है, यह आमतौर पर सामान्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्म होता है और इसे गर्म कर देता है, लेकिन ये केवल अनुचर स्तर पर काम करता है और यह व्यक्ति अधिक सतर्क होता है। फिर यह हरा तरल पदार्थ भी किसी अन्य घास से लिया जाता है, यह उसी क्षेत्र में उगता है। इसे अशांत घास कहा जाता है।
यह उन लोगों का स्वभाव बना देगा जो इसे तुरंत खो देते हैं और उन्माद में अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं और उन्हें वरिष्ठ टीम के मुख्य शिविर की ओर आकर्षित करते हैं। फिर बाकी तो आप जानते ही हैं। जैसे ही सैम ने अपनी बात पूरी की, उन तीनों ने अपना जबड़ा नीचे कर लिया। केवल वे ही नहीं बल्कि व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शक भी हंगामा में हैं। सैम ने खड़े होकर कहा, क्या आप लोगों को बुजुर्ग की बातें याद नहीं हैं? जंगल की हर चीज हमारा संसाधन है।